जय हिंद साथियों। आशा करता हूं कि सभी लोग मस्त शानदार जिंदाबाद होंगे। आज मैं कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज मित्र 24वीं क्लास लेकर के आया हूं। इस क्लास में मैं आपको एक ऐसा चैप्टर पढ़ाने के लिए जा रहा हूं जिससे हर प्रतियोगी परीक्षा में, चाहे भारतवर्ष का कोई भी एग्जाम देते हैं आप, सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, चाहे यूपीएससी से लेकर के ग्रुप डी तक का, तो समझ लीजिए 1 से 2 क्वेश्चन आपका आना ही आना है। अर्थात ये एक ऐसा टॉपिक है जो सदाबहार टॉपिक है। हर बोर्ड इससे क्वेश्चन रखता ही रखता है मित्र। इस चैप्टर का नाम है भारत में कृषि से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण क्रांतियां हैं उनके बारे में बताऊंगा, जो आपका चैप्टर का नाम है। और आपको कृषि के प्रकार बताऊंगा, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, और जितनी भी रिवॉल्यूशन है एग्रीकल्चर से रिलेटिव उनको बताने का बेहतर तरीके से आपको प्रयास करूंगा। कौन सी क्रांति कब शुरू हुई और उसके जनक किसे कहा जाता है, उन सब के बारे में बेहतर तरीके से बताने का मैं प्रयास करूंगा मित्र। हालांकि एग्रीकल्चर के बारे में, कृषि के बारे में, भारतीय कृषि के बारे में जो आपकी लास्ट क्लास थी उसमें आपको बता चुका हूं बहुत कुछ। उसमें मैंने आपको हरित क्रांति के संबंध में बताया था, और आज मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा हरित क्रांति से संबंधित। बट मैं आप लोगों से ये कहूंगा कि मित्र, इसी प्लेटफॉर्म पर जो आपका एक परिवार है मित्र, ये जो आपने बिल्कुल शून्य से शुरू किया था और इसका आकार धीमे धीमे बढ़ता हुआ जा रहा है, ये सब आप लोगों की मेहरबानी है मित्र। मेरा तो एक मेहनत है करने का, जो अपने छोटे भाई बहनों के लिए कर रहा हूं मैं, और आप चाहोगे तो मैं ऐसा ही करता रहूंगा। बस मुझे आपकी एक आशा की गुजारिश है कि आप प्लीज़ सेशन पे इस पर नई हो तो सेशन को सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी बजा के ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि मैं जो भी सेशन बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। प्लेलिस्ट बना दी है, जितनी भी मैंने क्लास बनाई है आप जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी के नाम से मित्र। बगैर देरी क्यों चलते अपने सेशन की ओर। लेकिन फिर आप लोगों से एक बार कहूंगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी बजा के ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। आपका भाई इसी प्लेटफॉर्म पर जीएस के सारे विषय बिल्कुल फ्री पढ़ाता है। चलो तो मित्र, कल मैंने जो पढ़ाया था उसके बारे में मैं थोड़ा आपसे कंफर्म करता हूं ईमानदारी से। कौन भाई बता सकता है? पहले ये बताइए, विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, किसे माना जाता है? दूसरा नंबर बताएंगे, भारत में हरित क्रांति का आरंभ कब हुआ था? आप इन 2 क्वेश्चनों को मुझे बताइए। हालांकि इन दोनों क्वेश्चनों के आंसर मैं इसी सेशन में देके जाऊंगा, चिंता न करें। चलते हैं अपने सेशन की ओर। तो मित्र, आज मैं जो टॉपिक पढ़ाऊंगा वो आपकी दुग्ध क्रांति से संबंध पढ़ाऊंगा। दुग्ध क्रांति, आप लोग हेडिंग बना लीजिए, दुग्ध क्रांति। बच्चों, क्रांति का मतलब क्या होता है आप जानते हैं? क्रांति का मतलब ये होता है बदलाव। जैसे कोई कंडीशन चल रही है उसमें बदलाव होने लगे, उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्रांति कहते हैं। हुआ ऐसा था कि दुग्ध क्रांति, जिसे हम लोग एक अन्य नाम से भी जानते हैं, ऑपरेशन फ्लड के नाम से। ऑपरेशन फ्लड पूछा जाए मित्र कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? अगर आपसे पूछा जाता है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, तो आप क्या बताएंगे? कि दुग्ध क्रांति से भाई। ठीक है, किससे? दुग्ध क्रांति से है। अर्थात दूध के उत्पादन में वृद्धि से है भाई। किससे है? वृद्धि से। इस बात को ध्यान रखेंगे। अच्छा, हुआ ऐसा था कि जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था उस समय हमारे देश की अर्थव्यवस्था ज़्यादा बेहतर नहीं थी,
देश में जो पशुपालन का सिस्टम था वो इतना अच्छा नहीं था, धीमे धीमे प्रोसेस बढ़ता गया। कंडीशन ये हुई कि भारत सरकार ने उस समय सोचा क्यों ना हम अपने देश में ऐसा सिस्टम अपनाएं ताकि दूध के उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर बन जाए। जैसे आज दुनिया में सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन है वो इंडिया में होता है। इसकी शुरुआत सबसे पहले ऑपरेशन फ्लड से हुई थी। उस समय के जो भारत में जो पशुओं थे उनकी जो नस्ल थी वो इतनी बेस्ट नहीं थी, तो इसमें सुधार करने के लिए भारत ने अमेरिका से जैसे जर्सी गाय वगैरह होती हैं उनको मंगाया, ताकि वो यहाँ की भारतीय जो गाय थी उनकी तुलना में 3 गुना बेहतर तरीके से दूध देती थी। जब ये प्रोसेस ऑपरेशन फ्लड आया तो उस कंडीशन में हमारे देश में बाहर से अमेरिका से गाय और जहाँ की भेड़ें वगैरह या बकरियां वगैरह बेस्ट थी जो अधिक मात्रा में दूध देती थी, गाय और जो भैंसें थी वो अच्छी नस्ल की भैंसें लाई गई ताकि भारत है वो दुग्ध उत्पादन में अपना आत्मनिर्भर बन सके मित्र। तो ऑपरेशन फ्लड है, ऑपरेशन फ्लड के तहत मित्र वर्ष 1970 में इसका आरंभ हुआ था। ये पूछा जाए कि आरंभ इसका कब हुआ था तो बताइए 1970 में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत हो जाती है। और इसके जनक हैं ऑपरेशन फ्लड के जो जनक हैं, दुग्ध क्रांति के जनक हैं, वो कौन हैं अगर पूछा जाए तो डॉक्टर वर्गीस कुरियस थे। कौन थे मित्र? डॉक्टर वर्गीस कुरियस। कौन थे? कुरियस थे। ये पूछा गया है, आप लोग याद रखना कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है तो डॉक्टर वर्गीस कुरियस से है बच्चों, ठीक है। अर्थात अगर आपसे पूछा जाए कि ऑपरेशन फ्लड था उनका संबंध किससे था तो बता दीजिएगा डॉक्टर वर्गीस कुरियस था। अच्छा, डॉक्टर वर्गीस कुरियन कौन थे तो इनके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि यहीं से आपके क्वेश्चन बनेंगे। डॉक्टर वर्गीस कुरियन, आपने एक डेयरी का नाम सुना होगा, अमूल। आज भारत में मैं जानता हूं लगभग 70% आबादी है वो अमूल दूध पीती है। कौन सी? अमूल। नाम सुना है आपने? अमूल। अमूल की कोई भाई फुल फॉर्म बता सकता है? अमूल की फुल फॉर्म क्या है? तो अमूल की फुल फॉर्म होती है मित्र आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। आनंद की जो अमूल की फुल फॉर्म क्या होती है? आनंद मिल्क यूनियन और लिमिटेड बच्चों इसकी फुल फॉर्म होती है। अगर इसकी बात की जाए कि जो इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी, इसकी अमूल की स्थापना कब हुई थी तो बताइए। इसकी जो स्थापना है मेरे भाई वो 1946 में हुई थी। कब हुई थी? 1946। अगर इसका हेडक्वार्टर पूछा जाए कि इसका जो मुख्यालय है, इसका जो मुख्यालय है वो कहां है तो आपको बताना चाहिए कि जो अमूल का हेडक्वार्टर है वो आणंद में। कहां पर? आणंद में। और आणंद कहां पर पड़ता है तो गुजरात में। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप ये बताएं कि जो अमूल है इसका स्थापना किस राज्य में हुई थी तो राज्य पूछा जाए तो बताएंगे कि गुजरात में, और स्थान पूछा जाए तो आणंद में मेरी भाई, ठीक है। स्थापना 1965 में। अगर इसकी फुल फॉर्म पूछी है तो बता सकते हैं आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। अच्छा, डॉक्टर वर्गीस कुरियन कौन थे जिन दुग्ध क्रांति का जनक कहा जाता है तो बच्चों ये इसके कौन थे तो ये इसके निर्देशक थे, डायरेक्टर थे। ये इसके डायरेक्टर थे बच्चों। हम लोग कह सकते हैं अध्यक्ष थे। ये बच्चों इसके कौन थे? अध्यक्ष थे। हालांकि जो एक बात और बताएं, आप सोचे अमूल के माध्यम से जो आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड है इसके माध्यम से भारत में ऑपरेशन फ्लड की स्थापना हुई थी तो ऐसा नहीं है बच्चों, इसके माध्यम से नहीं हुई थी, मैं आपसे स्पष्ट करना चाहता हूं। लेकिन इनके प्रयास से इनके प्रयास से क्या हुआ था, भारत में एक प्रोग्राम शुरू किया गया था। उस प्रोग्राम का नाम क्या था? एनडीडीबी। ये पूछा जाता है
एनडीडीबी क्या है, ये पूछा जाता है मित्र। एनडीडीबी क्या है तो बताइएगा। एनडीडीबी का मतलब क्या होता है? एनडीडीबी का मतलब ये होता है राष्ट्रीय नेशनल डेयरी डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। बी का मतलब होता है बच्चों बोर्ड, अर्थात हम इसे हिंदी में कह सकते हैं बच्चों राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। ठीक है, आप इसको ध्यान रखना, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। अच्छा, इसकी जो स्थापना है वो कब हुई है तो 1965 में हुई है बच्चों। एक बात और जरा ध्यान दीजिए, लेकिन जो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड है बच्चों, इसकी स्थापना कब हुई है? 1965 में हुई है। कब हुई है? 1965 में हुई है। इसी एनडीडीबी के तहत ही मित्र भारत में 1970 में ऑपरेशन फ्लड शुरू हुआ था। ऑपरेशन फ्लड शुरू हुआ था, समझिए इस बात को। इसी के तहत ऑपरेशन फ्लड शुरू किया गया था, जिसका संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से है। ठीक है, जिसका संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से है। और इसके अध्यक्ष, एनडीडीबी के अध्यक्ष, जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे। वर्गीस कुरियन थे, इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे। आप लोग याद रख सकते हो। ठीक है, अच्छा, अगर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि आप ये बताएं एनडीआरआई, एनडीआरआई जिसका मतलब वो क्या होता है? नेशनल, ये सारी चीज पूछी जाती है मित्र। एनडीआरआई आप लोग याद रखना, एनडीआरआई नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। पूछा जाए राष्ट्रीय डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है बच्चों? पूछा गया है राष्ट्रीय डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, अर्थात इसे हम कह सकते हैं राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान परिषद। अगर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए राष्ट्रीय डेयरी रिसर्च मतलब अनुसंधान परिषद। अगर पूछा जाए इसका हेडक्वार्टर कहां है, किसका? एनडीआरआई का, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान परिषद का हेडक्वार्टर कहां है? तो बताइए, इसका हेडक्वार्टर मेरे भाई करनाल में है। हेडक्वार्टर कहां पर है? तो करनाल में। करनाल, करनाल कहां पड़ता है? तो हरियाणा में। हम लोग HR लिख देते हैं, कहां पर है? हरियाणा में। इन बातों को आप लोग याद रखिए। ठीक है, इन बातों को आप लोग याद रखिए बच्चों। ठीक है, आगे चलिएगा। मैं जानता हूं इतना आपके समझ में आ चुका होगा। आ चुका है तो आप स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश करें। अच्छा, एक बात और है, इसकी जो स्थापना है, किसकी? एनडीआरआई की। इसकी जो स्थापना है तो ध्यान रखना 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना 1923 में हुई थी, 28 में, 23 में हुई थी बच्चों। 23 में इसकी स्थापना हुई थी। 1923 में क्या हुई थी? एनडीआरआई की स्थापना हुई थी, जिसे हम लोग राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान परिषद कहते हैं। और हेडक्वार्टर की बात की जाए तो उसका हेडक्वार्टर कहां पर है? करनाल। करनाल कहां पड़ता है? हरियाणा में। मैं जानता हूं इतनी बातें समझ में आपकी आ चुके होंगे बेहतर तरीके से मित्र। अगर समझ में आ चुकी हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए आगे, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वो जरा लिख लीजिएगा। अगर पूछा जाए कि विश्व में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक देश कौन सा है? दुग्ध प्रोडक्शन कंट्री कौन सा है? उत्पादक देश कौन सा है? तो बताएंगे आप भारत है भाई। क्या बताएंगे? भारत बताएंगे। बड़ा शालीन सा से, विश्व में सर्वाधिक जो दुग्ध का उत्पादन करता है वो कौन करता है? भारत करता है बच्चों, आप लोग याद रखना। ठीक है, अगर राज्य की बात पूछा जाए कि भारत में कौन सा राज्य दुग्ध उत्पादन में
प्रथम स्थान पर है। तो क्या बताएंगे, देखो यहां पर मित्र डाटा बदलता रहता है, कभी कभी तो अधिकांशतः उत्तर प्रदेश ही आता है, लेकिन कभी कभी उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ करके राजस्थान पहले नंबर पर आ जाता है। तो ये डाटा के अनुसार आप लोग कंफर्म करते रहिए, इसमें कोई और कोई बात नहीं है, ठीक है। तो विश्व में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक कंट्री कौन सा है? इंडिया है। और भारत में अगर राज्य पूछा जाता है कि राज्य सबसे ज्यादा अधिक कौन सा राज्य दुग्ध उत्पादन करता है, तो उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। यद्यपि कभी कभी उत्तर प्रदेश को पीछे कभी कभी छोड़ देता है, राजस्थान पहले स्थान पर आ जाता है। तो इन बातों को बेहतर तरीके से आप लोग याद रखिए। ये तो मैंने आपको दुग्ध क्रांति संबंधी बताई, और इसके जो जनक थे डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जो आपकी दुग्ध क्रांति से संबंधित थे, ऑपरेशन फ्लड थे, उनके बारे में आपको बताने का प्रयास किया बच्चों। अब जरा आगे ध्यान दीजिए, अगर आपसे पूछा जाता है कि नीली क्रांति किससे संबंधित है, अगर आपसे यह पूछा जाता है कि नीली क्रांति है वो किससे संबंधित है, नीली क्रांति किससे संबंधित है, अगर आपसे पूछा जाता है तो आप क्या बताएंगे कि नीली क्रांति है मित्र वो मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। आप लोग याद रखना, तो नीली क्रांति है वो किससे संबंधित है, मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। और हीरालाल चौधरी, कौन मित्र? हीरालाल चौधरी इसके जनक कही जाती है। क्वेश्चन 1000 वाला पूछा गया है, हीरालाल चौधरी। मैं चौधरी को बच्चों इस तरह लिख देता हूं, जरा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। हीरालाल चौधरी। नीली क्रांति का संबंध किससे? मत्स्य उत्पादन से है, आप लोग याद रखिएगा। और हीरालाल चौधरी हैं वो आपकी नीली क्रांति से संबंधित है, आप लोग याद रख सकते हैं। अच्छा, पीली क्रांति कौन सी मित्र? येलो, पीली क्रांति। पीली क्रांति का संबंध किससे? कोई भाई बता सकता है कि पीली क्रांति का संबंध किससे है? बताने की कोशिश करें, मैं आपके कमेंट्स देख रहा हूं कि पीली क्रांति का संबंध किससे है। हाँ, तो बच्चों ये पीली क्रांति का संबंध मित्र सही बताया, तिलहन उत्पादन से है। किससे? तिलहन उत्पादन से है। हालांकि जो तिलहन उत्पादन में देखा जाए तो मोस्टली सरसों के उत्पादन से, किसके? सरसों के उत्पादन से, आप लोग याद रखना। और विशेष तौर से एक बात और याद रखिए, इसके जनक कौन है? तो जो पीली क्रांति है इसके जनक हैं वो सैम पैत्रोदा हैं। कौन है? सैम पैत्रोदा पूछे गए हैं, आप लोग याद रखना, सैम पैत्रोदा। सैम पैत्रोदा बच्चों इसके कौन है? अध्यक्ष हैं, आप लोग याद रख सकते हो। पीली क्रांति का संबंध किससे? तिलहन उत्पादन से है। तिलहन उत्पादन में, हालांकि तिलहन उत्पादन में सूरजमुखी भी आती है, बहुत सी तिल भी आते हैं, ठीक है, जिनसे तेल निकलता है, लेकिन सरसों से मोस्टली ये संबंधित है। और जो पीली क्रांति इसका जनक किसे कहा जाता है? तो सैम पैत्रोदा का उनको जनक कहा जाता है पीली क्रांति का भाई। अब नंबर 3 पे चलते हैं, अगली क्रांति है गुलाबी क्रांति। कौन सी मित्र? गुलाबी क्रांति। बता सकते हैं गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? गुलाबी क्रांति का संबंध किससे, कोई बता सकता भाई? गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो गुलाबी क्रांति का संबंध मित्र झींगा मछली से है। किससे? झींगा मछली से। एक टाइप का केकड़ा वेकड़ा होता है, बहुत से लोग खाते होंगे, मुझे जानकारी नहीं है, बट गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है तो बता सकते हैं झींगा मछली से है। और प्याज से है बच्चों, प्याज। पूछा जाए कि गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है तो प्याज से है, ठीक है। उसके बाद आगे चलिए, लाल क्रांति। लाल क्रांति की ओर चलते बच्चों। लाल क्रांति, लाल क्रांति का संबंध किससे है? तो लाल क्रांति का जो संबंध है मेरे भाई वो मांस उत्पादन से है, मांस उत्पादन से है, और टमाटर से है। किससे? टमाटर से है। लाल क्रांति का संबंध किससे है? मांस उत्पादन से है और टमाटर से है। दोनों बातें आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। और इसके जनक किसे कहा जाता है लाल क्रांति का? इसके जनक किसे कहा जाता है लाल क्रांति का? तो हालांकि विशाल तिवारी जी को ही कहा जाता है,
विशाल तिवारी जी को ही कहा जाता है, आप लोग याद रखना। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। अगला है मित्र काली क्रांति। कौन सी मित्र? काली क्रांति। काली क्रांति, बताइए काली क्रांति का संबंध किससे है? काली क्रांति का संबंध किससे है? तो बता सकते हैं पेट्रोलियम उत्पादन से या क्रूड ऑयल से, कच्चे तेल से, क्रूड ऑयल से। तो बता सकते हैं काली क्रांति का संबंध किससे है? तो पेट्रोलियम उत्पादन से। पेट्रोलियम उत्पादन से भाई, किससे? पेट्रोलियम उत्पादन से। आप लोग याद रख सकते हो काली क्रांति। अच्छा, काली क्रांति को मित्र कृष्ण क्रांति भी कहते हैं। क्या कृष्ण क्रांति भी कहा जाता है? आप लोग याद रखना। काली क्रांति को हम लोग कृष्ण क्रांति भी कहते हैं और काली क्रांति का संबंध पेट्रोलियम उत्पादन से है। बेहतरीन तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं। अच्छा, नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है। हीरालाल चौधरी इसके कौन है? जनक हैं। पीली क्रांति का संबंध तिलहन से है, विशेष तौर से सरसों से है। सैम पैत्रोदा हैं, वो इसके अध्यक्ष हैं। उसके बाद गुलाबी क्रांति, गुलाबी क्रांति का संबंध किससे? झींगा मछली से है और प्याज से है। और इसके जनक कौन है? तो इसके बच्चों जनक हैं वो विशाल तिवारी नहीं, कौन है? तो बता दीजिए। इसके जो जनक हैं वो दुर्गेश पटेल हैं। दुर्गेश पटेल, दुर्गेश पटेल बच्चों इसके अध्यक्ष, वो जनक हैं। अच्छा, लाल क्रांति का संबंध किससे है? तो मांस उत्पादन से भाई, या टमाटर से है। इसके जनक कौन है? तो विशाल तिवारी हैं। उसके बाद काली क्रांति है। काली क्रांति इसे हम लोग कृष्ण क्रांति कहते हैं। इसका संबंध किससे है? तो पेट्रोलियम उत्पादन से भाई। किससे? पेट्रोलियम उत्पादन से। तो आप इन सब चीजों को नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद आगे जरा ध्यान दीजिएगा, आगे जरा ध्यान दीजिएगा। अगली क्रांति है रजत क्रांति। रजत क्रांति, रजत क्रांति, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? सिल्वर क्रांति के नाम से भी जानते हैं। किसके? सिल्वर क्रांति भी कहते हैं बच्चों इसको। ठीक है, सिल्वर क्रांति, सिल्वर क्रांति भी कहते हैं। सिल्वर क्रांति का संबंध किससे है? तो बच्चों अंडा उत्पादन से है। अंडा उत्पादन से है। इसके जनक किसे कहा जाता है? फादर किसे कहा जाता है रजत क्रांति का, सिल्वर क्रांति का? तो बताएंगे इंदिरा गांधी जी को। किसको? इंदिरा गांधी जी को कहा जाता है। इंदिरा गांधी जी को, इंदिरा गांधी जी को कहा जाता है। आप लोग याद रखना बेहतर तरीके से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्रांति है गोल क्रांति, राउंड, राउंड रेवोल्यूशन। गोल क्रांति, गोल क्रांति का संबंध किससे है? कोई भाई बता सकता है? गोल क्रांति, तो गोल क्रांति का जो संबंध है वह आलू उत्पादन से है। आलू उत्पादन से है। आप लोग याद रखना, पूछा जा सकता है गोल क्रांति का संबंध किससे है? तो आलू उत्पादन से मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद ग्रे क्रांति, ग्रे या घूसर क्रांति, ग्रे या घूसर क्रांति, ग्रे या घूसर क्रांति, घूसर रिवॉल्यूशन। ग्रे या घूसर क्रांति का संबंध किससे? कोई बता सकता है भाई? ग्रे या घूसर क्रांति का संबंध है मित्र वो उर्वरकों से है। किससे? हम लोग खाद वगैरह यूज करते हैं ना, उर्वरक, उर्वरकों से है। किससे है? उर्वरकों से। आप लोग याद रखना, पूछा जाए ग्रे या घूसर क्रांति का संबंध किससे है? तो ग्रे या उर्वरकों से है। और इसके जनक हैं वो हीरालाल चौधरी हैं। कौन है? हीरालाल चौधरी, हीरालाल चौधरी। हीरालाल चौधरी बच्चों इसके जनक कहे जाते हैं ग्रे या घूसर क्रांति का, जिसका संबंध उर्वरकों से है बच्चों। ठीक है, अगली क्रांति है, अगली जो क्रांति है मित्र वो ब्राउन क्रांति है। ब्राउन क्रांति, ब्राउन क्रांति है, ब्राउन रिवॉल्यूशन है। और ब्राउन रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? तो ब्राउन रिवॉल्यूशन का संबंध बच्चों चमड़ा उत्पादन से है। किससे है? चमड़ा उत्पादन से है, चमड़ा उत्पादन के बढ़ावा से है।
बता सकते हैं चमड़ा उत्पादन से है। उसके बाद है सुनहरी क्रांति। कैसी? गोल्डन, सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति, सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? कोई भाई बता सकता है सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? तो सुनहरी क्रांति का मित्र संबंध है वो बागवानी से, हॉर्टिकल्चर से है, बागवानी से है बच्चों। किससे? बागवानी से है, बागवानी। और बागवानी के तहत मित्र सब्जियां, फल, फूल, बाग में ये सारी चीजें तो होती हैं। तो जो सुनहरी क्रांति का संबंध है वो बागवानी से, हॉर्टिकल्चर से, हॉर्टिकल्चर से है। आप लोग याद रखना, हॉर्टिकल्चर से है, बागवानी संबंधित है आपकी सुनहरी क्रांति। एक और है बच्चों, हम लोग से कह सकते हैं सिल्वर क्रांति। 6वें नंबर पर हमें ऊपर लिख देते हैं सिल्वर क्रांति। सिल्वर क्रांति एक वो रजत क्रांति थी अंडे उत्पादन से, लेकिन ये सिल्वर क्रांति है। का संबंध किससे? तो कपास उत्पादन से है, कपास उत्पादन से। आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी कुछ महत्वपूर्ण क्रांतियां थी जिनके बारे में मैंने आपको बताने का प्रयास किया। यहीं से अगर आप ठीक तरीके से इनको ठीक तरीके से अध्ययन कर लेते हैं और देख लेते हैं तो मैं जानता हूं कि आपका क्वेश्चन कोई बाहर छूटेगा नहीं बच्चों। इस बात का दावा है। अगर ना आपने ये क्रांतियां सारी क्लियर कर ली और देख ली तो आपका कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब मैं आपको जो बताऊंगा वो बताऊंगा कृषि के प्रकार, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर। कृषि के प्रकार, कृषि के प्रकार, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर। टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर बच्चों, यहां से क्वेश्चन आते हैं। देखो अब जो ट्रेंड है बोर्डों का या आयोगों का, वो क्वेश्चन अब यहीं से ज्यादा आते हैं। तो इन फैक्टों पे आप लोग मोस्टली याद रखिए। टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर में सबसे पहले हम लोग देखते हैं निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि ये एक प्रकार है। और निर्वाह कृषि मित्र ये आपके दो तरह की होती है। निर्वाह कृषि के तहत सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि यह वह खेती होती है जिसमें जो कृषक होता है, जो किसान भाई होते हैं, वो केवल अपने भरण पोषण के लिए, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए खेती करते हैं। जो निर्वाह खेती के तहत क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, निर्वाह खेती कृषि क्या है? तो निर्वाह कृषि के तहत जो कृषक भाई होते हैं वह केवल अपने परिवार के भरण पोषण के लिए खेती करते हैं। या छोटी मोटी जो मंडियां होती हैं, जो अब खाने पीने से बच जाता है, उनको सेल करके अपना जीवन यापन के लिए खेती की जाती है। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखना। चाहो तो मैं इनको नोट भी कर सकता हूं कि निर्वाह कृषि, तो इसमें आप लिख सकते हैं जो कृषक होते हैं, कृषक मतलब किसान, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए खेती करते हैं। इधर लिख देता हूं, के लिए कृषि करते हैं, कृषि करते हैं भैया। इन बातों को याद रखेंगे। अच्छा, जो निर्वाह कृषि होती है मित्र, ये दो प्रकार की होती है। जो निर्वाह कृषि होती है वो दो प्रकार की होती है, पूछी जाती है। तो आप लोग बताइए कि ये कौन कौन से दो प्रकार की होती है। तो सबसे पहले आप बताएंगे कि जो निर्वाह कृषि होती है मित्र, वो आपकी दो प्रकार की इस तरह से होती है। सबसे पहले हम इसे कहते हैं गहन निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि पहला प्रकार तो ये हुआ। समझिए इन बातों को। जो निर्वाह कृषि है, कृषि को प्रकारों में सबसे पहले निर्वाह कृषि क्या होती है बता दिया मैंने। निर्वाह कृषि दो प्रकार की होती है। सबसे पहले गहन निर्वाह कृषि, और जो दूसरे नंबर पर होती है, उससे हम लोग कह सकते हैं आदिम कृषि। आदिम निर्वाह कृषि, आदिम निर्वाह कृषि।
कृषि। ठीक है। अच्छा, जो आदिम निर्वाह कृषि होती है, जो आदिम निर्वाह कृषि होती है मित्र, यही बच्चों दो प्रकार की होती है। आदिम निर्वाह कृषि होती है, यह भी मित्र आप लोग याद रखिएगा, यह भी दो प्रकार की होती है। वो कौन कौन सी होती है जरा ध्यान दीजिए, इन दोनों के बारे में बताने का बेहतर तरीके से प्रयास करूंगा मैं। सबसे पहले होती है स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि, चलो दोबारा लिख देता हूं, साफ नहीं दिखाई दिखाई दे रहा होगा। नंबर 1 स्थानांतरित कृषि। अच्छा, स्थानांतरित कृषि कैसी होती है पता है? आज खेती आपने यहां कर ली, कल दूसरी जगह कर ली। आपने देखा होगा जो जनजाति लोग होते हैं, चाहे भारत में सही, भारत के किसी राज्य में सही या दुनिया में सही, जो जनजाति लोगों द्वारा जो स्थानांतरित कृषि की जाती है, जैसे आज एक स्थान पर यहां जंगल में कर ली, यहां जंगल में करने के बाद जो बचे हुए अवशेषों पर उस पर आग लगा दी, उसके बाद दूसरे स्थान पर चले गए, तीसरे स्थान पर चले गए, पुनः लौट करके उस स्थान पर आ गई जहां पर उन्होंने जलाया था। हालांकि इस जो स्थानांतरित कृषि है, स्थानांतरित कृषि है, इसे झूम खेती भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? झूम खेती भी कहा जाता है बच्चों। क्या कहा जाता है? झूम खेती के नाम से भी जाना जाता है, आप लोग याद रखना। और दूसरे नंबर की जो खेती होती है उसे चलवाह कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं? चलवाह कृषि। चलवाह कृषि कहते हैं। चलवाह कृषि का मतलब क्या होता है? जैसे जो कृषक भाई होते हैं वो खेती के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं। जब पशुपालन उनका खत्म, जो उनको पशुपालन के लिए जो चारा है वो खत्म हो जाता है, तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। जैसे वर्तमान समय में अगर आप उत्तर प्रदेश और बिहार के रहने वाले हैं तो आपने देखा होगा कि राजस्थान में जो वहां के कृषक समुदाय के लोग हैं वह अपने ऊंटों, बैलों, गाय, भेड़, बकरी को जब उनके यहां राजस्थान में जो चारा है वो खत्म हो जाता है तो इन सब जानवरों को लेकर के वह उत्तर प्रदेश, बिहार, यहां तक के पश्चिम बंगाल तक वो लोग जाते हैं अपने पशुओं का भरण पोषण करते हुए। जब इनके यहाँ भरण, जब बरसात हो जाती है, चारा हो जाता है, तब पुनः लौट करके ये वापस आने लगते हैं। तो गर्मियों के टाइम में आपने देखा होगा कि जो राजस्थानी जो कृषक होते हैं, जिन्हें गांव के उत्तर प्रदेश या फिर बिहार के जो लोग हैं उन्हें मारवाड़ के नाम से जानते हैं, मारवाड़ के नाम से जानते हैं। तो मोस्टली ऐसी जो कृषि होती है उसे चलवाह कृषि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चलवाह कृषि कहा जाता है। ये अक्सर पूछी जाती है बच्चों। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको जो आदिम कृषि के बारे में बता दिया, मैंने इस आदिम कृषि में आपको स्थानांतरित कृषि बताई थी और चलवाह कृषि बताई, दोनों प्रकार की कृषि बता दी मैंने। ठीक है। इसे मोस्टली जो पशुपालन होता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, दूसरे स्थान पर क्या करते हैं मित्र? जाते हैं। ठीक है। आप अपनी भाषा में लिख भी सकते हैं उसको। ठीक है। तो आदिम कृषि के बारे में बता दिया। अब होती है गहन कृषि। निर्वाह कृषि में सबसे पहले मैंने बताया था गहन कृषि। गहन कृषि किसे कहते हैं? यह उच्च जनसंख्या क्षेत्र में पाई जाती है। कहां पर? उच्च जनसंख्या क्षेत्र में। उच्च जनसंख्या क्षेत्र में पाई जाती है, इस बात को ध्यान रखना। क्यों पाई जाती है? तो गहन का मतलब होता है संघन, जहां पर जनसंख्या संघन होती है, मतलब अधिक मात्रा में लोग रहते हैं, वहां पर यह कृषि की जाती है। और ये छोटे 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 खेतों में की जाती है। किसमें? छोटे छोटे खेतों में की जाती है। जैसे कोई 1 बीघा हुआ, 2 बीघा हुआ, 3 बीघा हुआ। ठीक है। और यहां पर अधिक श्रम लगता है, अधिक श्रम लगता है, क्योंकि यहां के जो लोग हैं गहन खेती करने वाले, वह पुरानी परंपरा के जो भी साधन होते हैं एग्रीकल्चर के, जैसे फावड़ा, खुरपी, इन
हल, इन सब का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इन सब का प्रयोग करते हैं गहन खेती के तहत बच्चों। ठीक है, तो हालांकि जो गहन खेती है मित्र, ये केवल जीवन यापन के लिए की जाती है, जीवन यापन के लिए, छोटे छोटे कृषक द्वारा। कैसे? छोटे छोटे कृषक द्वारा की जाती है, कृषक द्वारा की जाती है। आप लोग याद रखो भाई। ठीक है, आशा करता हूं इतनी बातें समझ में आ चुकी हैं। अब देखो एक महत्वपूर्ण फैक्ट बच्चों, मैं आपको बताऊंगा झूम खेती के बारे में। स्थानांतरित कृषि है, इसके बारे में बताऊंगा। कौन, ये कहां पर होती है भारत में, किन किन राज्यों में इस खेती को, जो झूम खेती है, उसे किस किस नाम से जाना जाता है दुनिया में। जो झूम खेती है उसे किस किस नाम से जानते हैं, तो चाहो तो आप इन सबका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब आगे चलिएगा, देखिए जो झूम खेती है, झूम खेती का मतलब ये ऐसा नहीं है कि लोग, ये खेती के जो लोग हैं वो पी करके झूमने लगते हों इसलिए झूम खेती कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। ठीक है, झूम खेती का मतलब ये है कि यह, सबसे पहली बात यह है कि यह जनजातियों द्वारा खेती की जाती है। जंगलों में आग लगा करके उस एरिया में खेती की जाती है। पुनः जब वहां से खेती करने के बाद जब उसकी उर्वरा शक्ति, फर्टिलाइजेशन कम हो जाती है, फिर दूसरी जगह ये खेती करने लगते हैं उसी तरीके से बच्चों। ठीक है, तो जो झूम खेती है यह मोस्टली, जिसे हम लोग स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं, स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं इसको, कृषि भी कहते हैं। अच्छा, इसे एक नाम और कहते हैं, इसको एक और नाम कहते हैं काटो और जलाओ कृषि, काटो और जलाओ कृषि, काटो और जलाओ कृषि, जलाओ कृषि। बात एक ही है, झूम खेती के ही नाम है। हालांकि अगर देखा जाए तो भारत का जो पूर्वोत्तर राज्य है, भारत का जो मिजोरम राज्य है, मिजोरम राज्य याद रखिएगा, मिजोरम राज्य में जनजाति समूह द्वारा की जाती है, जनजातीय समूह द्वारा की जाती है बच्चों। किसके द्वारा? जनजाति समूह द्वारा ये खेती की जाती है मिजोरम राज्य। हालांकि इसके अंदर पूर्वोत्तर भारत भी शामिल किया जाता है, पूर्वोत्तर भारत में खेती की जाती है, आप लोग याद रखो बच्चों। ठीक है, अच्छा, इसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। ये फैक्ट बड़ा महत्वपूर्ण है, यहीं से क्वेश्चन आते हैं। आप लोग बड़ा शालीनता से, ईमानदारी से नोट करते जाइए। और जब नोट कर रहे हैं तो मित्र, आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि सेशन पे नई हो, सेशन को सब्सक्राइब कर लेना ताकि चीजें आप तक समय से पहुंचती रहें। सबसे पहले बेबर कृषि, बेबर, बेबर, बेबर कृषि बता सकते हैं। बेबर कृषि जो झूम खेती का नाम है, ये कहां पर होती है? तो बता सकते हैं, यह मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। मतलब यह है, झूम खेती को मध्य प्रदेश में क्या कहते हैं? बेबर कृषि कहते हैं। आप लोग याद रखना, पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश में झूम खेती को किस नाम से जानते हैं, तो बताइए बेबर कृषि। ठीक है, और ये आपकी दूसरे नंबर कौन सी है? बत्रा, बत्रा कृषि, बत्रा कृषि, ये झूम खेती का नाम है बच्चों। ठीक है, मित्र, ये मोस्टली राजस्थान में की जाती है। कहां पर? राजस्थान में की जाती है, आप लोग याद रखना। ठीक है, बत्रा कृषि है, ये कहां पर होती है? राजस्थान में। राजस्थान में झूम खेती क्या कहते हैं? बत्रा खेती कहते हैं, आप लोग याद रखना। तीसरे नंबर पर पोंडू, पोंडू बच्चों बहुत पूछी जाती है, पोंडू बोलते हैं हम लोग। पोंडू कृषि कहां होती है? पोंडू झूम खेती कहां होती है? तो बता सकते हैं आंध्र प्रदेश में। कहां पर? आंध्र प्रदेश में होती है, पूछा गया है हजारों बार, आप लोग याद रखना। तो बेबर कहां होती है? मध्य प्रदेश में। बत्रा कहां होती है? राजस्थान में। पोंडू कहां पर होती है? तो बताइए आंध्र प्रदेश में। अच्छा, कुमारी कहां पर होती है? कुमारी झूम खेती, कुमारी झूम खेती कृषि कहां होती है? तो बताएंगे कुमारी जो झूम कृषि है वो केरल में होती है बच्चों। कहां पर?
केरल में होती है, अच्छी बात है, याद कर लेना बच्चों। और उसके बाद धावी होती है, कौन सी? धावी। ये पूछा गया है, धावी जो झूम खेती है वो कहां पर की जाती है, तो बताएंगे उड़ीसा राज्य में की जाती है, ठीक है। या इसे कमान भी कहते हैं, धावी को कमान भी कहते हैं, कमान। और ये बच्चों कहां होती है? उड़ीसा राज्य में होती है। इन सब बातों को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। झूम खेती से स्थानांतरित कृषि कहते हैं, इसे काटो या जलाऊ कृषि खेती भी कहते हैं। भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य है मोस्टली वहां पर एक खेती की जाती है, लेकिन अलग अलग राज्यों में भी इसे की जाती है जनजाति समूह द्वारा। जैसे बेबर जो कृषि जो झूम खेती है वो मध्य प्रदेश में की जाती है, बत्रा है वो राजस्थान में की जाती है, पोंडू है ये आंध्र प्रदेश में की जाती है, कुमारी है वो केरल में की जाती है झूम खेती, धाविया कमान है वो उड़ीसा में की जाती है। आशा करता हूं ये आपकी बात समझ में आ चुकी होंगी। ये तो भारतीय राज्यों में की जाने वाली झूम खेती है, इसे अलग अलग स्थानीय नाम से अलग अलग नाम से जानते हैं। अगर विश्व की बात की जाए दुनिया की तो उसे भी आप नोट कर लीजिए, पहले चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, अब जरा आप ध्यान दीजिए, आगे चलते हैं। विश्व में झूम खेती के स्थानीय नाम जरा ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप बताइएगा रोका। रोका जो झूम खेती है, कैसी झूम खेती है, कृषि है, ये कहां पर की जाती है? रोका तो बताइए ब्राजील में की जाती है बच्चों। कहां पर? ब्राजील में। बड़ा महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप लोग याद रखना इनको, आप लोगों को 100% याद कर लीजिएगा। उसके बाद चाइना जो कृषि है झूम खेती वो कहां पर होती है? तो चाइना के बारे में हम बताएंगे कि यह श्रीलंका में होती है बच्चों। कहां पर? श्रीलंका में। कहां होती है? श्रीलंका में, ये पूछी जाती है। अच्छा, तीसरे नंबर पर लदांग। लदांग जो कृषि है झूम खेती है वो कहां होती है? तो बच्चों दो स्थान पर होती है, दो देशों में। कहां पर? तो बता सकते हैं तो इंडोनेशिया में और इसके साथ साथ मलेशिया में। इन दो स्थानों पर ये होती है, यहां की जनजाति द्वारा ये की जाती है। और सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है मिल्का, चौथे नंबर पर है मिल्का। मिल्का कहां पर होती है? मिल्का झूम खेती, तो मिल्का मित्र होती है मैक्सिको में। कहां पर? मैक्सिको में होती है, मैक्सिको में होती है, आप लोग याद रखना, पूछा जा सकता है, ठीक है। ये सारी झूम खेती है बच्चों जो आपके एग्जाम में खूब दौड़ दौड़ के पूछी जाती है। आजकल एसएससी या यूपीएससी या पीसीएस या अन्य कोई विभाग है रेलवे वगैरह में खूब एक एग्जाम ये क्वेश्चन यहां से आते हैं मित्र, ठीक है। तो आप लोग इनको याद रखेंगे, ठीक है। चाहो तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं साइड से हट जाता हूं। उसके बाद आगे देखिए, मैंने आपको कृषि के प्रकार में अब तक केवल एक प्रकार बताया था, निर्वाह कृषि। दूसरे नंबर पर आप डालेंगे, दूसरे नंबर पर आप लिखेंगे जो कृषि का नाम है उसे कहते हैं सीढ़ीनुमा खेती। सीढ़ीनुमा खेती या कृषि। सीढ़ीनुमा मित्र जो कृषि है वो मोस्टली पहाड़ों पर की जाती है। पहाड़ों पर आपने देखा होगा यहां पर छोटी छोटी क्यारियां बना दी जाती हैं, इस टाइप से क्यारियां बना करके इस तरह से की जाती है और पानी ऊपर से छोड़ा जाता है, ठीक है। इस तरीके से पानी ऊपर से छोड़ दिया जाता है ताकि कटाव भी कम होता है और फसलें भी आराम से हो जाती हैं उसी पानी में, ठीक है। तो सीढ़ीनुमा कृषि है मित्र, यह सबसे पहले आप लिख सकते हैं, यह पर्वतों पे की जाती है, पर्वतीय क्षेत्रों में की जाती है। पहली बात, ये तो बात क्लियर हो गई। कहां पर होती है? पर्वतीय क्षेत्रों में की जाती है। और छोटे छोटे, कैसे? छोटे छोटे खेत बना करके की जाती है, खेत बना करके इसको किया जाता है। इससे क्या होता है? छोटे छोटे खेत बना करके इससे मृदा अपरदन, मृदा का कटाव, मिट्टी का कटना, मृदा अपरदन कम होता है बच्चों। क्या होता है? कम होता है, आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। मृदा अपरदन से क्या होता है? कम होता है बच्चों, ठीक है। उसके बाद अगली जो खेती है, अगली जो कृषि है
वो वाणिज्यिक कृषि है। कौन सी? वाणिज्य। तीसरे नंबर पर लिख सकते हैं वाणिज्यिक, वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि का मतलब ये होता है ऐसी कृषि जो व्यापार के लिए की जाती है। किसके लिए? व्यापार के लिए की जाती है। जैसे आपने देखा होगा बड़े बड़े फॉर्म होते हैं, वहां पर बड़े बड़े यंत्रों द्वारा, बड़ी बड़ी लागत, उच्च लागत द्वारा वहां पर कृषि की जाती है और उस कृषि से लोग व्यापार करते हैं। क्या करते हैं? व्यापार। तो ऐसी खेती को जो बड़े बड़े फार्म हाउसों में की जाती है, उस खेती को हम लोग वाणिज्यिक कृषि या व्यापारिक खेती कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? व्यापारिक खेती कहते हैं। तो आप इनके बारे में 2-4 फैक्ट हैं तो लिख सकते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि यह जो खेती है वाणिज्यिक खेती, इसे हम लोग व्यापारिक खेती कहते हैं। आप लोग अलग से लिख लेना, व्यापारिक खेती कहते हैं। आप लोग नोट करते जाना, इसके सामने थोड़ा जगह कम थी इसलिए मैंने इधर लिख देता हूं, इसके नीचे बच्चों और ऊपर। ठीक है, तो ये बड़े बड़े क्षेत्रों में की जाती है, बड़े बड़े खेतों में की जाती है या क्षेत्रों में की जा सकती है, आप इस तरह से लिख सकते हो। ठीक है, और इसका जो मोस्टली टारगेट क्या होता है कि व्यापार। इसका किसके लिए की जाती है? व्यापार के लिए की जाती है। ये किसके लिए की जाती है? तो व्यापार के लिए की जाती है, आप लोग याद रखना। और इसमें उच्च तकनीकी का प्रयोग होता है, उच्च तकनीकी का प्रयोग होता है। आप लोग इस बात को भी ध्यान रखेंगे। जैसे बड़ी बड़ी थ्रेसर, बड़ी बड़ी मशीन है इसमें प्रयोग करते हैं बच्चों। ठीक है, आप लोग याद रख सकते हो, उच्च तकनीकी का इसमें प्रयोग करते हैं और उच्च लागत आती है। क्या आती है? उच्च लागत। क्या आती है? उच्च लागत आती है। तो ये सारी आपकी वाणिज्यिक कृषि के बच्चों क्या है? फैक्ट हैं जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं। अब आगे डालिए, आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। अब आगे डालिए मिश्रित कृषि बच्चों। कौन सा? नंबर 4 पर है मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि, मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि में क्या होता है? देखो बच्चों, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मिश्रित कृषि निम्न में से क्या है, और एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, जीडी में पूछा गया है। मिश्रित कृषि का मतलब ये होता है बच्चों, आप लोग याद रखना कि कृषि के साथ साथ, कृषि के साथ साथ पशुपालन, कृषि के साथ साथ पशुपालन, पशुपालन को हम लोग क्या कहते हैं? मिश्रित कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्रित कृषि कहते हैं। आप लोग याद रखना कि मिश्रित कृषि किसे कहा जाता है? तो कृषि के साथ साथ पशुपालन को मिश्रित कृषि कहा जाता है। अब आगे डालिएगा रोपण कृषि। रोपण कृषि, रोपण कृषि किसे कहते हैं? तो रोपण कृषि के तहत मित्र उन फसलों को उगाया जाता है जिनका या तो खेत में या खेत के नजदीक किसी भी कारखाने में जाकर के उसका भुगतान कर सके मित्र। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे चाय। ठीक है, चाय हो गया, कपास हो गया, गन्ना हो गया, ठीक है, केला हो गया। क्या हो गया? केला हो गया, उसका काजू हो गया। ये सब कैसी पर खेती के मतलब कैसी कृषि है? तो बता सकते हैं कि यह जो खेती है रोपण कृषि है। और दूसरे नंबर बात है कि इस खेती को करने के लिए आप बीज नहीं लगाते, रोपण करते हैं। जैसे किसी का डंडा काट के लगा देते हैं, जिससे वो नई कलंगी के माध्यम से वो खेती की जाती है बच्चों। अगली खेती है बच्चों बागवानी खेती। कौन सी? बागवानी खेती। बागवानी खेती, इसे हम लोग हॉर्टिकल्चर कहते हैं, कृषि, इसे हम लोग क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर कहते हैं। तो आप लोग याद रखना, इसमें मोस्टली फल, सब्जियां, फूल आदि की खेती की जाती है बागवानी खेती में। ठीक है, तो आप इन बातों को याद रख सकते हैं। अच्छा, एक फैक्ट और है बच्चों जो पूछा जा सकता है, पूछा जाता है रक्षक मेखला किसे कहते हैं? रक्षक मेखला एक कृषि संबंधित शब्द है। ये शब्द इंपोर्टेंट है बच्चों। ठीक है, पूछा गया है शब्द
रक्षक मेखला। रक्षक मेखला किसे कहते हैं? हालांकि सिंपल शब्द है, लेकिन बहुत से लोग कन्फ्यूजन होंगे कि रक्षक मेखला ऐसा तो नहीं कि मतलब अंतरिक्ष में कोई सैटेलाइट वगैरह होता हो, प्राकृतिक उपग्रह होता होगा, नहीं। तो रक्षक मेखला किसे कहते हैं? तो आप लोग याद रखना कि मृदा अपरदन को रोकने के लिए, किसको? मृदा अपरदन को रोकने के लिए खेत के चारों ओर वृक्ष लगा देना। क्या कर देना? वृक्ष लगा देना। जैसे ये कोई मान के चलो खेत है कोई बच्चों, ठीक है, इसके चारों तरफ इस तरीके से वृक्ष लगा देना। इससे क्या होगा कि मृदा अपरदन कम से कम होगा, चाहे वो जल प्रदूषण हुआ, मृदा अपरदन हुआ, इस तरीके से खेती क्या कर दी जाती है? चारों तरफ रक्षा कर दी जाती है। तो इसे रक्षा मेखला के नाम से जानते हैं बच्चों। किसके नाम से? रक्षा मेखला के नाम से जानते हैं। एसएससी जीडी ने पूछा है, एसएससी जीडी ने यह क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों, तो आप लोग याद रख सकते हो, ठीक है। चाहो तो आप नोट कर लीजिए। एक शब्द और है जो आपके एग्जाम में बनता है बच्चों, आगे ध्यान दीजिए। एक शब्द और है जो आपको एग्जाम बनता है। मल्चिंग किसे कहते हैं? मल्चिंग पूछा गया है, मल्चिंग किसे कहते हैं? मल्चिंग किसे कहते हैं? ये बच्चों कृषि संबंधित है। किससे? कृषि संबंधित है। आप लोग कृषि संबंधित शब्द है ये, ठीक है। पूछा गया है आपके मल्चिंग किसे कहते हैं, ये भी एसएससी ने पूछा है। तो मिट्टी की नमी को बरकरार रखने के लिए, किसको मित्र? मिट्टी की नमी को बरकरार रखने के लिए ऊपर से खाद या अन्य किसी से ढक देना क्या कहलाता है? मल्चिंग कहलाता है बच्चों। क्या कहलाता है? मल्चिंग कहलाता है। आप लोग याद रखोगे। तो मित्र, ये मेरा सेशन था जिसमें मैंने आपको सबसे महत्वपूर्ण, इसमें कृषि से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण क्रांतियां थी उनके बारे में बताने का प्रयास किया। टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर बताई, झूम कृषि बताई, कौन कौन से राज्य में कौन कौन सी सब के बारे में बताया। अब मेरा जो लास्ट का क्वेश्चन है वो रह गया है, जरा उसके क्वेश्चन को आपको बता दूं, फिर आप ये कहेंगे सर आपने जो क्वेश्चन पूछे थे वो नहीं आपने बताए। बस एक मिनट बता देता हूं मैं। विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखना, नॉन वॉरलॉग को कहा जाता है, नॉन वॉरलॉग। और ये यूएसए के थे बच्चों, यूएसए के थे, ध्यान रखना। और इनका जो रिसर्च सेंटर था वो मैक्सिको में था। कहां पर था? मैक्सिको में। अच्छा, भारत में हरित क्रांति का शुभारंभ कब हुआ था? तो 1967 से लेकर के 69 में हुआ था बच्चों। ये डेट आप लोग याद रखना। और इस समय कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं चल रही थी। इस समय केवल आपका योजना अवकाश चल रहा था, योजना अवकाश। और योजना अवकाश के समय ही मित्र आपकी हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। और डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन इनको भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। आप नोट कर सकते हैं, ये सारे फैक्ट आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अब बताइए आपको सेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सेशन को लाइक करें, इसे दोस्तों के साथ शेयर कर दें। फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।